हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये 69th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ है जो कि ये बनाया गया है बीपीएससी मेकर के द्वारा। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और 69th बीपीएससी प्री के लिए बनाया गया है ये। और हमारे चैनल पे जो ये टेस्ट नंबर होगा 11 होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 111वां स्थापना दिवस। और ये 111वां स्थापना दिवस जो मनाया जाता है या मनाया गया, ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 2023 में ये 111वां स्थापना दिवस था। इसी दिन 1912 में जो हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये 2023 में जो बिहार दिवस का थीम था वो था 7 निश्चय भाग 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये थीम निर्धारित किया गया था। यही 110वां बिहार दिवस 2022 में मनाया गया था। उसका थीम था जल जीवन हरियाली मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें कहा जा रहा हाल ही में 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ये मनाया गया 107वीं जयंती। आपको बता दूं कि ये जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म बिहार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। इसको 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1961 में पद्मश्री दिया गया था। 1968 में पद्म भूषण दिया गया था और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वही 2001 में इसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो 2 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल मरुमध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं संपन्ना रमेश सेलार। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था, ये जो तोड़े हैं, ये 5 मिनट 30 सेकंड में 29 किलोमीटर तैरकर पार किए हैं। इससे पहले का रिकॉर्ड था 8 घंटे 26 मिनट का। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो मलाइका जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। पाक जल संधि ये भारत श्रीलंका के बीच है। सुंडा जल संधि है इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है, तो ये कुछ जल संधि है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है 17 से 19 मार्च 2023 तक पशु चिकित्सक और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है हरिद्वार में। सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने 18 मार्च 2023 को डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, जिसमें से 6 किलोमीटर इंडिया में, बाकी 124 किलोमीटर बांग्लादेश में होगा। इनको बनाने का जो लागत है 377 करोड़ में ये बनाया गया। ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगा पाइपलाइन और बांग्लादेश के दिनाजपुर तक ये जाएगी, जिससे डीजल का सप्लाई किया जाएगा। तो सही आंसर हो गया 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे आंसर दिया है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली तमिल उपन्यास बनी है। सही आंसर है इसका सही आंसर है बी, पायरी है ये तमिल उपन्यास। ये 1980 के दशक के तमिलनाडु के ग्रामीण जीवन को चित्रण किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रेलवे को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है। तो ये निर्धारित किया है 2030 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 20 मार्च 2022 को बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। तो याद रखिएगा, हर साल 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, हैप्पीनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो ये शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो यह है बिहार का राजकीय पक्षी। तो याद रखिएगा 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है गौरैया दिवस। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में लिखित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के
लेखक निम्न में से कौन से है? लिखा गया है, इसका सही आंसर है रचना विष्ट रावत के द्वारा ये बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। सही आंसर हो गया बी। नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है, एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये देश है अफगानिस्तान। सही आंसर हो गया 13 का ए। नंबर 14 कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश द्वारा मिलकर अल मोहद अल हिंदी 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया जाएगा, ये भी कर सकते हैं, तो ये सऊदी अरब, इंडिया और सऊदी अरब के बीच ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। नंबर 15 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। सही आंसर हो गया 15 का सी। और 16 कहा जा रहा है हाल ही में 2023 की विश्व महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो देखिए ये भारत से 2 शहर है जिसको शामिल किया गया है, एक है लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई है? तो ये किया गया है कुल 12 विभागों का। ठीक है, वही अगर 73वें गणतंत्र दिवस की बात करें जो 2023 में मनाया गया है, उसमें 9 विभागों की झांकियाँ निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है हाल ही में जारी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर के पास देश की कुल कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो ये है 40% संपत्ति जो है 1% अमीरों के पास है। क्वेश्चन नंबर है 20, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये देश है नेपाल। सही आंसर हो गया 20 का ए। नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई है? तो ये किया गया है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो राजधानी है भोपाल में G20 थिंक 20 की बैठक आयोजित की गई थी। राजस्थान के उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। और हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसका जो थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 17वें शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को भारत को अगले 1 वर्ष के लिए सौंपी है। ठीक है, मतलब अभी जो है 1 दिसंबर को सौंपा गया है, तो 1 साल तक इसका अध्यक्ष जो है वो भारत रहेंगे। 23 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से केरल के किस जिले को जनवरी 2023 में देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोल्लम को। सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? ये बनी है सुरभि जखमोला। सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया है? तो ये किया है 26,01,885 करोड़ रुपये का। तो सही आंसर हो गया इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया? तो ये बजट पेश किया गया है 2023-24 के लिए 2,61,885 रुपये का। सही आंसर है 25 का ए। और इससे पिछले साल का जो बजट था ये 2023-24 का है,
2022-23 का जो पेश किया गया था वो 2,37,691 करोड़ रुपया का बजट था। और इस बजट में 2023-24 वाले बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पटना के गांधी मैदान के पास खादी मॉल है। अब इस बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनने जा रहा है। 26 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगा? तो ये राशि अब कर दिया है 25,000 रुपया। सही आंसर है इसका डी। नंबर है 27 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में पेश हुए बिहार बजट 2023-24 में जिन विभाग को राशि आवंटित की गई है इसमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए इसमें जितना भी मिलान दिया गया है सब सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर ई, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, शिक्षा विभाग के लिए दिया गया है कितना? 40,450.91 करोड़। ठीक है, उसके बाद दिया गया स्वास्थ्य विभाग के लिए, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पे खर्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पे किया गया 16,966.42 करोड़ रुपया। उसके बाद वित्त विभाग को दिया गया है 2,547 करोड़ और कृषि विभाग को दिया गया है 3,639 करोड़ रुपया। तो इसमें से सारे मिलान हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? देखिए ये 2023 है, सही कर लीजिएगा इसको। तो ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2 से 4 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है डी गुकेश को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 29 का सी। और ये डी गुकेश कुमार जो है 59वें ग्रैंड मास्टर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रश्मि शुक्ला को। सही आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर, इसमें कहा जा रहा है फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया ने हाल ही में कितने वर्ष के बाद अपने लोगो में बदलाव किया है? तो ये 60 वर्ष के बाद अपने लोगो में बदलाव किया है। 31 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडिया मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। सही आंसर इसका हो गया 32 का ए। नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और ये एंडी मेरे को हराकर अपने नाम ये खिताब किया है। 33 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 मार्च और 4 मार्च 2023 को पहली बार किस शहर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में, और इसका जो उद्घाटन किया था आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस समारोह के दौरान 30 फीट की ऊंची प्रतिमा महात्मा गांधी का भी अनावरण किया गया। ठीक है, तो 34 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है असम में, कोकड़ाझाड़ असम में किया गया है। तो 35 का सही आंसर हो गया सी। 36 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो ये है भारत। सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 37 नंबर, हाल ही में बिहार का नया DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। ठीक है, ये जो है स्थान लेंगे संजीव कुमार के, और 29 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। राजविंदर सिंह भट्टी जो है 1990 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। 38 नंबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, और इसका जो है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था, और इसके जो विजेता रहे अर्जेंटीना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भारत, और ये आयोजित किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया था मैच।
जिसमें कि विजेता रहे थे भारत। तो सही आंसर हो गया इसका सी। इसकी बात अगर हम करें तो नेत्रहीन T20 विश्व कप के तीसरे संस्करण के खिताब जो है भारत अपने नाम किया है। इसको पहली बार खेला गया था 2012 में, इसको पहली बार खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आयरलैंड के। ठीक है, इनके पिताजी महाराष्ट्र के हैं और माता जी है इनके आयरलैंड के, और ये दूसरी बार जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले वो 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारत की संविधान में 7वीं सूची की अवधारणा कहाँ से जागृत की गई है, या 7वीं सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर हो गया आपका डी। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी ये आंसर हम गलत बता दिए हैं। इसका सही आंसर है ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात हो रही है, 7वीं सूची नहीं, समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो समवर्ती सूची ऐसी को कंक्रीट लिस्ट कहा जाता है। तो इसमें दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है अपना कानून बना सकता है। और इसका एक सब्जेक्ट मैं बता दूं, एजुकेशन जो है वो कंक्रीट लिस्ट का या समवर्ती सूची का विषय है, जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट। उसको कहा जाता है केंद्र सरकार का लिस्ट, राज्य सरकार का लिस्ट और समवर्ती सूची। तो इसमें कुछ विषय जो है बंटवारा किया गया है, कुछ सब्जेक्ट दिया गया है केंद्र सरकार को, कुछ दिया गया है राज्य सरकार को, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो दोनों लॉ बना सकते हैं, वो सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 42 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो सुमेलित है एक ही सुमेलित है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है 324 में, अनुच्छेद 324 में मेंशन है। तो 42 का डी सही है, बाकी जो है गलत है। नंबर 43 कहा जा रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका मैं बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 9 में, देखिए शेड्यूल नहीं पूछ रहा, भाग पूछ रहा, तो भाग 9 में है। अगर शेड्यूल पूछा जाए तो 11वां शेड्यूल है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया जो कि सरकारी समितियों से संबंधित है। तो इसमें अगर बात करें तो भाग 6 नहीं है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि भाग 9 दिया हुआ, अब भाग 9 कहीं पे है नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ई। क्वेश्चन दिया है 44 नंबर। आई होप कि ये सबको पता होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1976 में संविधान का संशोधन हुआ था, 42वां, ये भी याद रखना आप लोग को। 55 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये सही आंसर है इसका भी साम्यवादी। बाकी जो है समाजवादी राज, कल्याणकारी राज, राजनीति समानता, ये सारे हैं। नंबर 46 है दिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए ये एक राज्य है, नहीं ये एक राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो सही है वही हम बता देते हैं। तो इसका सही है सी, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो इसके अनुसार हम अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रथम सूची के अनुसार दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, उसके अंतर्गत राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। 47 है, इसमें कहा जा रहा मौलिक अधिकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें पहला कथन दिया हुआ है, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। नहीं, बिल्कुल किए जा सकते निलंबित, जब आपातकालीन लागू किया जाता है तब। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो देखिए ये राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, कुछ प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उसको निलंबित कर सकता है। सी नंबर है
क्या ये प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है? नहीं। ये कब हो सकता है? जब आपातकालीन की स्थिति में ये निलंबित किए जा सकते हैं। तो 47 का हो गया डी। क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो देखिए इसके अंतर्गत दो आता है रिट्स, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है, तो उसमें से कुछ रिट्स को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो वो दो कौन है? उत्प्रेषण को और अधिकार परीक्षा को कहा जाता, पोस्टमार्टम भी कहा जाता। तो सही आंसर क्या हो गया? ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नंबर 49 कहा जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश की शासन के लिए आधारभूत है? तो ये है, आप लोग नाम सुने होंगे डीपीएसपी का, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या उसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ये डी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति रोक सकता है? इसका ऑप्शन इस साइड दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 50 का सी, ठीक है। इसमें क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा इसको बिल को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 51 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में थी? तो सबसे अधिकतम वृद्धि थी 1996-97 में, ठीक है। और वृद्धि दर कितना? लगभग 8.0% थी। है 52 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। ये क्या अग्रसारित करता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहला है कुशलता में विकास, ठीक है। फिर दूसरा करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, और तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि। इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है 53 नंबर। भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है निर्माण जो है ये सम्मिलित नहीं है, कंस्ट्रक्शन सम्मिलित नहीं है, बाकी खनन, विद्युत और विनिर्माण जो है ये सारे सम्मिलित है। क्वेश्चन है 54 नंबर। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तो सही आंसर हो गया 54 का बी। 55 कहा जा रहा है कंपनी कर वह है जो लगाता है किस पे? कंपनी के आय पर। सही आंसर हो गया 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये है आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे था? तो ये संबंध है करों से। बेसिकली ये केलकर कमेटी की बात कर रहा है। तो केलकर कमेटी का संबंध किससे है? तो ये करों से है, टैक्स से। 58 कहा जा रहा है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से अभिन्न है? तो देखिए ये जो है इंदिरा गांधी विकास पत्र इस अन्य से भिन्न है, ठीक है। नंबर 59 कहा जा रहा है योजना आयोग कैसी संस्था है? तो योजना आयोग है एक सलाहकार संस्था है। तो सही आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक। और उसके बदले में अब जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर राजीव कुमार है और सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सही आंसर इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 60 है इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। सही आंसर है 60 का ए। 61 कहा जा रहा है डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये है इसका आंसर है सी, स्थनी में। सही आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 62 है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम इसका जो है वनस्पतिक नेम है। तो सही आंसर हो गया 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो सही आंसर हो गया 63 का बी। क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो देखिए प्रोटीन को विकृत करने वाला है उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरण जो है ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी देख लेते हैं। सही आंसर क्या हो गया? अवरक्त किरणें। अभी बताए थे अवरक्त किरणें जो है ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। नंबर 65 का रहा है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक रक्तदाता भी कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 65 का डी। 65 नंबर का डी नहीं, 65 नंबर का सी सही आंसर है कि उसमें रक्त में जो एंटीबॉडी कहा जाता है वो अभाव होता है। ठीक है, तो ए बी रक्त वाले ग्रुप को क्या कहा जाता है? सार्विक रक्तदाता कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप ए को कहा जाता है यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होता है और ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसीलिए किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ये रक्त जो है दे सकते हैं। तो सही आंसर हो गया 65 का सी। नंबर 66 कहा जा रहा है, डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है, जिसको विक्र कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 66 का डी। नंबर है 67, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूध के लिए जो दिया जाता है भैंसी को या गाय को, जो हार्मोन का सुई होता है ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, जिससे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। 68 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। तो 68 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है एस्ट्रोजोन क्या है? तो एस्ट्रोजोन एक हार्मोन है जो कि महिलाओं में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के पौधे के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें CO2 गैस का जो है उपयोग किया जाता है और बदले में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन किया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन। ठीक है, ए। 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार जो है इसका आविष्कारक थे 1930 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था रडार का, और ये जो है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। 72 का हो गया सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु कण नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही, ये डी जो है ये नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका 73 का डी। नंबर 74 कहा जा रहा है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत जो है कार्बन होता है? तो बहुत कम होता है। इसका सही आंसर है 0.1 से 2% जो है स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 76 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 77 कहा जा रहा है, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ये गैस है हीलियम। ठीक है, जो गोताखोर पानी में उतरते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। तो सही आंसर हो गया 77 का ए। 78 नंबर, इसमें कहा जा रहा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन किसका जलीय विलयन है? तो इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं कि क्या है। प्लेट में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो गया सी। 79, इसमें कहा जा रहा टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है?
तो ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। सही आंसर हो गया 79 का ए। 80 कहा जा रहा है नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक, तो सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये उपकरण है हाइग्रोमीटर। 81 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 82 प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये है लक्सीमीटर। सही आंसर है 82 का सी। नंबर 83 है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि क्या है, अत्यधिक भार के कारण। सॉरी, अत्यधिक भार के कारण नहीं, ये जो है स्याही निकलने लगता है उसका कारण है वायु दाब में कमी के कारण। सही आंसर हो गया 83 का ए। जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, दाब में कमी आता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर जो है बाहरी वायुमंडल दबाव जो है और पेन का जो अंदर का है दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए पेन के अंदर का स्याही जो दाब के कारण ये बाहर निकलने लगती है। तो सही आंसर इसका ए हो गया, वायु दाब में कमी के कारण स्याही बाहर निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें कहा जा रहा है निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 85 नंबर इसमें कहा जा रहा है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इस्पात में होगा। ठीक है, सही आंसर हो गया 86 का डी। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः होता है। ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो 87 का सही आंसर हो गया सी। नंबर 88 कहा जा रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। सही आंसर हो गया 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89 कहा जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है तारापुर ऊर्जा केंद्र। और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। भारत के सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना ट्रॉम्बे में किया गया था। ठीक है, ये बार्क के द्वारा चलाया जाता है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वर्ष 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ था। इसकी मूल क्षमता जो है 320 मेगावाट थी और वर्ष 2005-06 में 540 मेगावाट की दो और इकाई कार्य इसमें प्रारंभ किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 90 कहा जा रहा है पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेजेज के द्वारा। सही आंसर है 90 का सी। 91 नंबर भारत की सबसे लंबी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी वाह नदी है ये गंगा है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। फिर आता है गोदावरी का, गोदावरी कितना है? 1465 किलोमीटर। फिर नर्मदा है 1312 किलोमीटर और महानदी है 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंप के मेखला में नहीं आता है? तो ये कौन सा है? ये जो है 92 का सही आंसर है कर्नाटक का पठार। बाकी उत्तराखंड, कच्छ जो गुजरात में, हिमाचल प्रदेश ये जो है उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 93 कहा जा रहा है संथाल निवासी है। तो संथाल निवासी कहाँ के है? तो ये है पूर्वी भारत का। ठीक है, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में भी ये सब निवास करते हैं। 94 नंबर दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये रखती है कौन सा? वृक्षनुमा। सही आंसर है सी इसका। नंबर 95 कहा जा रहा है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा वाटरफॉल किसको कहा जाता है? तो ये जो है चित्रकूट को कहा जाता है। तो 95 का सही आंसर हो गया सी। ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 90 फीट की ऊंचाई पर यह है और इसको भारत का नियाग्रा प्रताप के रूप में भी जाना जाता है।
से अगर बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा वाटरफॉल किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको। 96 कहा जा रहा है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 4 क्षेत्र में ये विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसमें है क्या? अल्प तीव्र क्षेत्र, मध्य तीव्र क्षेत्र और गहन तीव्र क्षेत्र और अति प्रचंड तीव्रता, जिसमें बहुत झटके से भूकंप आता है। तो 4 क्षेत्र में बांटा गया है। तो 96 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किससे? वृक्षारोपण से। तो सही आंसर हो गया 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है, एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूपों से जो है खेती किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 98 का डी। क्वेश्चन है 99 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये बाण सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में बाड़गी, ओमकेश्वर, इंदिरा सागर गांधी, और जबकि बाण सागर जो है सोन नदी पर स्थित है। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सबको आई होप कि पता होगा, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये है झेलम नदी पर। सही आंसर हो गया 180। क्वेश्चन नंबर है 101, इसमें कहा जा रहा है बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चूज करना है। वह बिहार के गौरव सम्मान से सम्मानित है, पहला सही है। भारत रत्न से भी सम्मानित है, बिल्कुल सही। 2001 में इसको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। शहनाई वादन में श्रेष्ठतम, इसके द्वारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था वो शहनाई वादक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, मगध की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो सबसे पहले मगध की राजधानी जो थी वो राजगीर में थी, उसके बाद पाटलिपुत्र आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो ये दिया गया था भागलपुर में। सही आंसर हो गया 103 का बी। 4 कहा जा रहा है भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है पाटलिपुत्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 कहा जा रहा है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो देखिए, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उनके मंत्री वासुदेव ने कर दिए और एक नए राज कण्व वंश की स्थापना किया गया। तो ए बी तो नहीं होगा, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया कण्व वंश, ठीक है। तो याद रखिएगा शुंग वंश के किस वंश का स्थापना हुआ मगध पर? कण्व वंश का। 106 नंबर, कण्व वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कौन किया था या कौन था? तो ये किया गया था वासुदेव के द्वारा, ठीक। तो 106 का सही आंसर हो गया डी, क्योंकि कण्व वंश का स्थापना वासुदेव किया गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे देवभूति थे, उनके मंत्री वासुदेव हुआ करते थे। तो वासुदेव ही ने उनको हत्या करके अपना एक नया डायनेस्टी का स्थापना किया, जिसका नाम था कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 107 कहा जा रहा है चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा निम्नलिखित में से कब की थी? तो ये किया था कब? 515 से लेकर 520 ईसा के बीच में, ठीक है। तो हो गया 107 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 108 नंबर, गुप्तकालीन की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था शाहबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो सही आंसर हो गया। अब ये शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 109 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो ये है राजगीर। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको गिरिराज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, और इसमें कहा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये आयोजन किया गया था अजात शत्रु के टाइम में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है, ये हम आंसर बता देते हैं, जो बनाना चाहे बनाइएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए 11। 12 नंबर का सही आंसर है बी 15। 113 नंबर का सही आंसर है बी 10 मीटर पर सेकेंड। 114 नंबर का सही आंसर है ए 153। 115 नंबर का सही आंसर है सी 10.5 वर्ष।
116 नंबर का सही आंसर है डी, न लाभ न हानि। 17 नंबर का सही आंसर दिया है सी 60। 18 नंबर का सही आंसर दिया हुआ है बी 48 दिन। 119 नंबर का सही आंसर दिया हुआ है ए 40 घन मीटर। 120 नंबर का सही आंसर दिया हुआ है सी 2000 रुपया। 10 क्वेश्चन मैथ का था। जिनको भी जो बनाना चाहे वो पॉज करके बना लीजिए और आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था वो ढाका बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1906 में ये बेसिकली किया गया था, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। तो सही आंसर है 121 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, किसके विरुद्ध प्रकाशन के अभिप्रिया के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जो है या पदवी जो है त्याग दिया था? तो ये जालियांवाला हत्याकांड को देखते हुए। तो सही आंसर है 122 का ए। क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो ये है जेल में गांधी का आमरण अनशन। तो सही आंसर हो गया 123 का बी। नंबर 124 है, इसमें कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो ये है शाहिद अली। सही आंसर है इसका डी। शाहिद अली जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों में से एक था। ब्रिटिश के द्वारा इसे गिरफ्तार करके नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुब्बर बख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सज़ा हुई तथा रशीद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। तो 124 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 125 कहा जा रहा है, चार्टर एक्ट 1853 में निम्न प्रावधान में से कौन सा एक नहीं था? निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आंसर दिया हुआ है 125 नंबर का डी, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये नहीं था, बाकी सब था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ठीक है, ये था। दूसरा है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियों प्रदान करना, ये भी दिया गया था। तीसरा है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्त करना, ये सारे था, ये डी नंबर नहीं था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी है। 126 नंबर, चटगांव शस्त्रागार छापा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्यसेन से। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार को मास्टर दा ने, जो मास्टर दा के नाम से फेमस थे, सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की थी। सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 126 का सही आंसर हो गया ए। ये भी क्वेश्चन जो है सबको पता होगा। 127 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, जैसा आपको पता है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील खेती करने वाले किसानों के प्रति जो है यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचार के विरोध में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह यहीं पर चलाया गया था। और इसके सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, ये सब जो है, और जे बी कृपलानी इनके प्रमुख सहयोगी में से एक थे। 128 कहा जा रहा है, भारत के ध्वज गीत, जिसको झंडा गीत के नाम से भी जानते हैं, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्यामलाल पार्षद जी। सही आंसर हो गया 128 का डी। 129 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो देखिए, हरिपुर में पहली बार चुने गए थे और त्रिपुरी सेशन में ये दूसरी बार चुने गए थे। ठीक है, 38-39 का टाइम था। हरिपुर का आयोजन हुआ था 1938 में, और 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें गांधी जी के समर्थक जो थे पटाभी सीतारामैया, उसको हरा कर ये जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसमें कोई भी नहीं है त्रिपुरी अधिवेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। क्वेश्चन है 130 नंबर, गांधी जी का करो या मरो का नारा था, तो ये दिया गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। ठीक है, कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। सही आंसर हो गया इसका सी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, और इसमें गांधी जी के द्वारा दिया गया यह मंत्र विशेष रूप से जो है करो या मरो, इस मंत्र का आशा है कि
यह या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या तो आज़ादी के प्रयास में हम दिव्यांग हो जाएंगे। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, ये सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 कहा जा रहा है, वेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1945 में। ठीक है, वेबल योजना वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेबल भारत के व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से मिले। उसी के आने के बाद वेबल योजना लागू किया गया था। ठीक, क्वेश्चन है 133 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 कहा जा रहा है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और ये कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 135 कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के जो विद्वान थे एनजी रंगा को इसके महासचिव के रूप में चुना गया। 135 का सही आंसर हो गया बी, सॉरी 135 का सही आंसर हो गया ए। 136 नंबर, और इसमें कहा जा रहा सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, सत्यापन कला की दृष्टि से अगर हम लोग सांची का स्तूपा देखें तो ये सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक माना जाता है। ये सांची का स्तूपा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, और माना जाता है कि आरंभिक काल 3री ईसा पूर्व में इसका किया गया था। नंबर 137 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। सही आंसर हो गया 137 का सी। क्वेश्चन नंबर 138 कहा जा रहा है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किया गया था थानेसर से कन्नौज। सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, अजंता की कला को इसमें से किसने प्रश्रय दिया था? तो ये दिए थे कौन? इसका सही आंसर है ए, वकाटक। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ए। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह गुफा जो है वकाटक के अधीन राज्य की संरक्षण और जागीरदार द्वारा निर्मित कराई गई थी। इस गुफाओं को गुप्त शासन का भी संरक्षण प्राप्त था। यह गुफाएं जो है अनेक भित्ति चित्र का मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती है। तो सही आंसर हो गया 139 का ए। इस क्वेश्चन है 140 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था पाटलिपुत्र पटना में, और किसके टाइम में? अशोक के टाइम में। और चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, कनिष्का के रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर, कला की गंधार शैली किसके समय में फूली फली थी? तो ये कुषाण राजाओं के टाइम में फली फूली थी। सही आंसर हो गया इसका 141 का बी। क्वेश्चन है 142 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है शंकराचार्य। सही आंसर हो गया 142 का डी। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो देखिए, दीन इलाही का स्थापना अकबर के द्वारा कहा गया था, मतलब किया गया था, और ये कोई धर्म नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के समकालीन जो एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था मोहसिन फनी, उसकी एक रचना था दबिस्तान अ मजहिब। इसमें पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया गया था। तो इसमें कौन है? आंसर तो कोई नहीं है, मोहसिन फनी के द्वारा ये कहा गया था, जो इसमें नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 143 का हो गया ई। क्वेश्चन है 144 नंबर, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये हुआ करता था मंसूर। मंसूर जो है दरबारी चित्रकार थे जहांगीर के टाइम में। 144 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 145 कहा जा रहा है
निम्नलिखित अंग्रेज में से किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किसको दिया था खां की उपाधि? हॉकिंस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 कहा जा रहा है खालसा पंथ का जो स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन इस साइड हम लोग देख लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था ये किया गया था 1699 में। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी? तो ये पहुंचाया गया था जहांगीर के टाइम में। सही आंसर हो गया 147 का बी। क्वेश्चन नंबर है 148 नंबर और इसमें कहा जा रहा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम को माने जाते हैं। तो शायद डी में है गौतम, देख लेते हैं उस साइड। चलिए, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ये गौतम है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर 149 कहा जा रहा है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक के द्वारा जो स्थापना किया गया था सतवाहना का। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 149 का ए। क्वेश्चन है 150 नंबर। नागर, दरबीर और बेसर है, ये क्या है? तो ये एक है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं जिसके आधार पर मंदिर बनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। 150 क्वेश्चन का सीरीज था ये। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई टेस्ट के साथ। धन्यवाद।